हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं शेयर कैपिटल वाला चैप्टर। ये चैप्टर बच्चों को मुश्किल लगता है थोड़ा सा, लेकिन आज की क्लास में हम इसको रिवाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें क्लास में याद हो जाए। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले शेयर कैपिटल चैप्टर में एक तो ये 15 से 20 नंबर का आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है, शेयर क्या होता है। तो बेटा शेयर की डेफिनेशन कहाँ लिखी है, सेक्शन 2 क्लॉज 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। कहाँ लिखी है, याद करेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। शेयर क्या होता है शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। शेयर क्या होता है, एक शेयर है। इस शेयर का मतलब है इट इज अ हिस्सा। ये क्या है, एक हिस्सा है कंपनी की शेयर कैपिटल के अंदर। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ यार, अगर मैंने कंपनी की शेयर कैपिटल मान लो 100 करोड़ है और मैंने उसके अंदर एक शेयर खरीदा जिसकी कीमत है 10 रुपए, तो मेरा शेयर, मेरा हिस्सा कंपनी के शेयर कैपिटल में कितना हुआ, 10 रुपए का हुआ। तो दैट इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी की शेयर कैपिटल के अंदर जो हम हिस्सा करते हैं, जो हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आगे लिखा है एंड इंक्लूड स्टॉक। इस स्टॉक का क्या मतलब है, कई बच्चे सोचते हैं स्टॉक का मतलब है इन्वेंट्री, जो कंपनी के पास इन्वेंट्री पड़ी होती है। नहीं जी, यहाँ पे इन्वेंट्री, अगर स्टॉक लिखा हो अकाउंट्स में तो वो इन्वेंट्री होता है। लेकिन अगर शेयर की डेफिनेशन के अंदर स्टॉक लिखा है तो वो इन्वेंट्री नहीं है। तो क्या मतलब है इसका, जरा देखते हैं। देखो बेटा, जो कंपनी की कैपिटल होती है उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप शेयर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दूसरा आप स्टॉक की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है जी। अगर आप शेयर की फॉर्म में कैपिटल को रिप्रेजेंट करोगे तो उसको बोला जाता है शेयर कैपिटल। लेकिन अगर आप स्टॉक के फॉर्म में कैपिटल को रिप्रेजेंट करोगे तो उसका बोला जाता है स्टॉक कैपिटल। बात समझ में आ गई। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, कंपनी शेयर कैपिटल भी इशू कर सकती है, कंपनी स्टॉक कैपिटल भी इशू कर सकती है, वो कंपनी की मर्जी होती है। ठीक है, लेकिन क्या डिफरेंस है बेटा जी, जो शेयर होता है वो पार्टी पेड अप भी हो सकता है और वो फुली पेड अप भी हो सकता है। लेकिन जो स्टॉक होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वो फुल्ली पेड अप होगा, कभी भी वो पार्टली पेड अप नहीं होगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है, और जब कंपनी कैपिटल इशू करती है तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब स्टॉक इशू करती है तो क्या बोलते हैं बेटा, उसको स्टॉक सर्टिफिकेट बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हमें शेयर की डेफिनेशन समझ आ गई बेटा। शेयर की डेफिनेशन कहाँ लिखी है, सेक्शन 2 क्लॉज 84 में। क्या डेफिनेशन है, शेयर क्या होता है, शेयर होता है इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। ठीक है, अब आगे देखते हैं कितनी तरह के शेयर होते हैं। सेक्शन नंबर 43 बताता है कितनी तरह के शेयर है। दो तरह के शेयर होते हैं, काइंड ऑफ शेयर। एक तो होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। देखो बेटा, क्लास ऑफ शेयर और काइंड ऑफ शेयर में बहुत डिफरेंस होता है। काइंड्स का मतलब होता है कितने टाइप्स के शेयर है, कितनी तरह के शेयर है। तो हमने देखा कि सेक्शन 43 बताता है दो ही काइंड के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अब कह रहे हैं क्लास कितनी है, क्लासिफिकेशन कौन सी है। तो इक्विटी शेयर की दो क्लासेस होती हैं, एक तो विद इक्वल वोटिंग राइट और दूसरा होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ये क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर है। काइंड्स अगर पूछेगा एग्जाम में तो काइंड तो ये इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। बात समझ में आ गई आपके। तो देखो बेटा, सेक्शन 43 बताता है काइंड ऑफ शेयर, दो तरह के शेयर है, कौन कौन से, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, मेरा मकसद है आपको क्लास में याद हो जाए। 2 वीडियो लगे, 3 वीडियो लगे रिवीजन के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट्स चाहिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे ये वाले, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं, मैं आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है जी। अच्छा, अब देखते हैं सेक्शन 43 बोलता है काइंड ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। देखो डिफरेंस क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर को दो चीजों में प्रेफरेंस मिलती है। प्रेफरेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी मिलती है इक्विटी शेयर के ऊपर, दो चीजों में। कौन कौन सी दो शेयर, दो चीजें कौन सी हैं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड और दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। अच्छा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या, आपको पता होगा, कंपनी क्या करती है, डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर को। ठीक है जी। तो जब भी कंपनी के पास प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रोवाइड करती है। तो बेटा ये कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि जब भी कंपनी डिविडेंड देगी तो पहली प्रायोरिटी, पहली प्रेफरेंस किसको देगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगी। उसके बाद अगर कंपनी का प्रॉफिट बच जाता है, कंपनी चाहती है तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर को दे सकती है। ठीक है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को देने से पहले किसको देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा। इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में हमेशा हमेशा डिविडेंड देते हैं, पहले कभी नहीं देते प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। सही है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया लेकिन इक्विटी को दे दिया, नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि प्रेफरेंस को दे दिया, इक्विटी को नहीं दिया, ये हो सकता है। आपको जब भी डिविडेंड देना है पहले प्रेफरेंस को ही देना है, इक्विटी को आपको बाद में देना है, या नहीं भी दोगे तो भी चलेगा इक्विटी को। यहां तक बात क्लियर। दूसरा, दूसरा बोल रहा है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। इसका मतलब क्या होता है, जब कंपनी वाइंड अप होती है, वाइंड अप का मतलब क्या होता है, जब कंपनी बंद होती है।
जब कंपनी बंद होती है तो आपको पता होगा सेक्शन 271 बोलता है कि जब भी कंपनी बंद होगी तो जितने बंदों ने हमारी कंपनी को पैसा दिया है, चाहे किसी भी तरीके से दिया है, वो हमें क्या करना है, रीपे करना है। तो मुझे बताओ बेटा, क्या शेयर होल्डर ने भी तो पैसा दिया है, इक्विटी शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है, सही बात है। तो हमें इनका पैसा भी क्या करना है, रीपे करना है। तो पहले किसका पैसा रीपे करेंगे, प्रेफरेंस का, इक्विटी का, प्रेफरेंस का करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम किसका पैसा रीपे करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा हम बाद में रीपे कर देंगे। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो चीजों में प्रेफरेंस दी जा रही है, किसमें, पेमेंट ऑफ डिविडेंड और दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। और क्या डिफरेंस होता है इक्विटी में प्रेफरेंस में, इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होते जनरली। अच्छा, कई टीचर्स, कई बच्चे बोलते हैं नहीं जी होते हैं, बट होते हैं, मैंने मना नहीं करा, लेकिन जनरली सुनो तो सही ध्यान से, जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं। जब भी हम आंसर बताते हैं ना, कोई हमसे कोई सवाल पूछेगा, तो जब भी हम आंसर देते हैं पहले जर्नल फॉर्म में देते हैं, एक्सेप्शन बाद में बताते हैं, ठीक है। तो जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं, लेकिन दो ऐसे केसेस होते हैं जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट आ जाते हैं। देखो मैंने लिखे हुए आपके सामने दो केस आपके सामने हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो कॉन्जिक्यूटिव ईयर से डिविडेंड नहीं दिया, दो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स क्या होते हैं, दो लगातार सालों से अगर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने, अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो लगातार साल से डिविडेंड नहीं दिया, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिल जाते हैं, ठीक है बेटा। दूसरा, अगर कंपनी कोई ऐसा मैटर कर रही है जिसकी वजह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट अफेक्ट हो रहे हैं, जैसे मर्जर अमलगामेशन, मर्जर अमलगामेशन में उनके राइट अफेक्ट होते हैं, ठीक है जी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के। तो ऐसा मैटर है जिसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट अफेक्ट हो रहा है, तो उनको वोटिंग राइट इस केस के अंदर मिल जाएंगे। समझ में आ गई बेटा बात, क्लियर, हमें समझ में आ गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इक्विटी शेयर की दो अलग अलग क्लासेस होती है, कौन सी होती है, एक तो होती है विद इक्वल वोटिंग राइट, और दूसरी होती है डीवीआर। डीवीआर का मतलब होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ठीक है। इक्वल वोटिंग राइट का मतलब क्या है, कि वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट, ठीक है। मेरे पास अगर एक शेयर है तो मेरे पास एक वोटिंग राइट है, अगर मेरे पास दो शेयर है तो मेरे पास दो वोटिंग राइट है, अगर मेरे पास 10 शेयर है तो मेरे पास 10 वोटिंग राइट है, अगर मेरे पास 100 शेयर है तो मेरे पास 100 वोटिंग राइट है, अगर मेरे पास 10 लाख शेयर है तो मेरे पास 10 लाख वोटिंग राइट है। समझ में आ गई बात मेरी यहाँ तक, ये तो हो गया इक्वल वोटिंग राइट। दूसरा होता है डीवीआर। डीवीआर का मतलब होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट का क्या मतलब है, अगर आपके पास एक शेयर है तो आपके पास दो वोटिंग राइट है, इसको बोलते हैं सुपीरियर डीवीआर, सुपीरियर डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर है मेरे पास। या फिर दूसरा, अगर मेरे पास दो शेयर है तो मेरे पास एक वोटिंग राइट है, तो इसको क्या बोलोगे, इन्फीरियर डीवीआर। इन्फीरियर मतलब कम वोटिंग राइट है। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे पूछ रहे हैं यार कि ना एक शेयर पे मैक्सिमम कितने वोटिंग राइट मिल सकते हैं, तो बेटा जी एक शेयर पे मैक्सिमम 10 वोटिंग राइट आपको मिल सकते हैं इन द केस ऑफ डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर। यहां तक क्लियर, यहां तक तो हमें बिल्कुल समझ में आ गया, आगे देखो। तो बेटा एक बात बताओ, क्या कंपनी इक्वल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अच्छा आपने एक सवाल पूछना था, तुमने मुझसे पूछा नहीं। सवाल ये है कि मैडम, कि इक्विटी शेयर में तो हमें समझ में आ गया कि इक्वल वोटिंग राइट वाले शेयर भी होते हैं और डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर भी होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अंदर, प्रेफरेंस शेयर के अंदर इक्वल वोटिंग राइट डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्यों नहीं है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के पास तो वोट ही नहीं होते, वो तो एक्सेप्शनल केस में मिलते हैं ना यार, तो उनके तो क्लासेस हो ही नहीं सकती है, उनके पास तो इक्वल वोटिंग राइट है, डीवीआर वाले तो समझ में नहीं आता, ये तो होएगा ही नहीं। नहीं आई बात समझ, बात समझ में हमें बिल्कुल आ गई है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ बेटा, क्या कंपनी इक्वल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू कर सकती है, कर सकती है। कोई कंडीशन है, नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है, विदाउट एनी कंडीशन कंपनी इक्विटी शेयर विद इक्वल वोटिंग राइट इशू कर सकती है, सही है। अच्छा, क्या कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले भी शेयर इशू कर सकती है, क्या कर सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है। देखो मैंने लिखी हुई है क्या कंडीशन है, क्वेश्चन लिखा है तुम्हारे सामने, कैन कंपनी इशू शेयर्स विद डीवीआर, क्या कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू कर सकती है, हाँ या ना। बिल्कुल कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू, ठीक है। अब क्या लिखा है, कर सकती है, लेकिन कहाँ लिखे हैं ये बातें, कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। कंडीशंस क्या हैं, रूल 4 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 के अंदर कंडीशंस लिखे हैं, ठीक है। अब क्या कंडीशन है, बहुत आसान है, अभी देखो आपको याद हो जाएगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाएगा कि व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस फॉर इशूइंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, पहला है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर होनी चाहिए पावर, क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा है कि आप डीवीआर इशू कर सकते हो, तभी आप डीवीआर इशू कर सकते हो, अदरवाइज इशू नहीं कर सकते,
ठीक है जी। अच्छा, अगर आर्टिकल में पावर नहीं है तो क्या करें? नहीं करें इशू, कर सकते हैं आर्टिकल को, क्या करो? अमेंड करो। अमेंड का मतलब चेंज करो। आर्टिकल को अमेंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? एसआर पास करना पड़ता है। क्या पास करना पड़ता है बेटा? एसआर। और आपको पता होगा आर्टिकल को जब अमेंड करते हैं ना, ऑल्टर करते हैं, तो सेक्शन नंबर 14 बोलता है कि आर्टिकल को अगर ऑल्टर करना चाहते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मुझे बताओ स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे पास करते हैं? इक्वल टू और मोर देन 75% वोटिंग राइट से स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। पहली बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? ओआर। ओआर मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? आर्टिकल में पावर। दूसरा पॉइंट क्या है? ओआर। तीसरा क्या है? मैक्सिमम डीवीआर। मैक्सिमम डीवीआर कितने इशू कर सकते हो आप? क्या बोल रहा है? 74% ऑफ टोटल वोटिंग राइट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कितने डीवीआर इशू कर सकते हो बेटा? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप टोटल वोट 74% ऑफ टोटल वोटिंग राइट वाले डीवीआर इशू कर सकते हो। याद हो गया? याद हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हो चुका है हमारा ओमिट। ओमिट मतलब डिलीट हो चुका है। ठीक है। पांचवी कंडीशन क्या है? कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड। क्या बोल रहा है? कंपनी ने डिफॉल्ट ना कराओ किस चीज में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फाइल करने में। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न? देखो यार, आपने जर्नल मीटिंग पढ़ा होगा। अच्छा, हमारे सिलेबस में है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर, उसके अंदर हम जनरल मीटिंग वाले कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है जी। आपको पता होगा कि जब हम जनरल मीटिंग कराते हैं तो जनरल मीटिंग कंक्लूड होने के विद इन 30 डेज के अंदर हमें आरओसी को एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है। उसको बोलते हैं AOC 4। और वो फॉर्म होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ठीक है। और जनरल मीटिंग के 60 दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर हमें एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। वो होता है MGT 7 का। किसका होता है? देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे MGT 7। ठीक है जी। तो कंपनी को दो काम करना है जनरल मीटिंग के, AOC 4 और MGT 7 फाइल करना, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न। तो ये बोल रहा है अगर कंपनी ने डिफॉल्ट करा है पिछले 3 सालों में, कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड, एंड का मतलब होता है दोनों। यहाँ पे और नहीं लिखा। और का मतलब होता है कोई भी एक। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? दोनों अगर फाइल नहीं करी है पिछले 3 सालों में तो कंपनी डीवीआर इशू नहीं कर सकती। बात समझ में आ गई? 5 कंडीशन मुझे याद हो गई। सिक्स कंडीशन क्या बोल रहा है? कंपनी हैज नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट। कंपनी का सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। सबसिस्टिंग का मतलब होता है एग्जिस्टिंग, जो अभी चल रहा हो। ठीक है। अच्छा, किस चीज में नहीं होना चाहिए सबसिस्टिंग डिफॉल्ट? देखो क्या लिखा है? पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड। यार एक बात बताओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड डिक्लेयर होता है या फिर इक्विटी का होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का तो मेरे को देना ही पड़ता है। जब भी कंपनी के अंदर प्रॉफिट होगा तब आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड देना मैंडेटरी होता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड देना ऑप्शनल होता है। तो जब मैंने अगर एक बार इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, कौन डिक्लेयर करता है? शेयर होल्डर डिक्लेयर करते हैं इन द जनरल मीटिंग। आपने पढ़े होंगे ऑर्डिनरी बिजनेस 4 होते हैं, जिसमें से एक ऑर्डिनरी बिजनेस सेकंड वाला होता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। वो किसका डिविडेंड होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। नहीं देखा तो जनरल मीटिंग की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है, और देख सकते हो आप। ठीक है बेटा। चलो अब देखो क्या लिखा है। अगर इक्विटी शेयर होल्डर के डिविडेंड में डिफॉल्ट चल रहा है, आपने डिक्लेयर कर दिया था लेकिन अगर आपने पे नहीं करा, या फिर दूसरा डिपॉजिट या फिर इंटरेस्ट रीपेमेंट के अंदर आपने डिफॉल्ट करा, डिपॉजिट पे नहीं करा या फिर उसका इंटरेस्ट रीपे नहीं करा, तब भी। थर्ड क्या है? डिबेंचर और उसका इंटरेस्ट। और फोर्थ क्या है? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर इन चारों में आपका एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट चल रहा है, एग्जिस्टिंग का मतलब होता है अभी करंट में डिफॉल्ट चल रहा है, जब आपको डीवीआर इशू करने हैं। पहले डिफॉल्ट करा उससे कोई मतलब नहीं है। ये बोल रहा है अगर ये वाले चारों में से कोई भी डिफॉल्ट अगर आपका अभी चल रहा है इस टाइम, तो आप डीवीआर इशू नहीं कर सकते हो। पॉइंट समझ में आ गया तुम्हारे? बिल्कुल आसान है। पॉइंट नंबर 7 क्या बोल रहा है? देखो बेटा, कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड। कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड का मतलब ऊपर लिखा था एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो करंट में चल रहा है। ठीक है। यहाँ लिखा है नॉट डिफॉल्टेड। नॉट डिफॉल्टेड मतलब कभी ना कराओ। ठीक है। किस चीज में कभी डिफॉल्ट ना करा? पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के डिविडेंड को पे करने में कभी डिफॉल्ट ना कराओ। दूसरा, बैंक और PFI के लोन और इंटरेस्ट को रीपे करने में कभी डिफॉल्ट ना कराओ। एम्प्लॉय के स्टैट्यूटरी ड्यूज पेंडिंग हो। एम्प्लॉय के स्टैट्यूटरी ड्यूज क्या होता है? प्रोविडेंट फंड, ESI। ESI मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और ग्रेचुटी, ये सब चीजें होती हैं। ट्रांसफर द अमाउंट इन IPF अकाउंट। IPF का मतलब इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। ठीक है बेटा। अगर इन चारों चीजों में कभी भी डिफॉल्ट करा है तो वो क्या डीवीआर इशू नहीं कर सकते। चार चीजें कौन सी जरा बताना मुझे? पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर। दूसरा, बैंक और PFI का लोन इंटरेस्ट रीपे करने में। तीसरा, एम्प्लॉय के स्टैट्यूटरी ड्यूज पेंडिंग है तो भी नहीं कर सकते। और ट्रांसफर द अमाउंट टू IPF, ये हम डिविडेंड वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, IPF वाली बातें। ठीक है जी। उसके बाद अब क्या हो गया यार, इसके अंदर अमेंडमेंट आ गई। कह रहे यार ये तो सही बात है, कंपनी ने आज से 10 साल पहले डिफॉल्ट करा था यार, बैंक और PFI के लोन में रीपे करने में डिफॉल्ट कर दिया था, लेकिन हमने पे कर दिया था बाद में।
तो यार अब तो डीवीआर इशू करने दो ना। तो कह रहे बिल्कुल सही बात है, तो अमेंडमेंट आ गई। क्या अमेंडमेंट आई कि यार आपने डिफॉल्ट करा ये ऊपर वाले चार चीजों में, ठीक है। आपने डिफॉल्ट को रेक्टिफाई करा, रेक्टिफाई करने के 5 साल के बाद आप डीवीआर इशू कर सकते हो, याद रखना। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने बैंक और पीएफआई से लोन लिया, आपने डिफॉल्ट कर दिया, आपने रीपे नहीं करा टाइम पे, ठीक है जी। लेकिन आपने बाद में उसको रीपे कर दिया, अपना डिफॉल्ट जो है वो रेक्टिफाई कर लिया, ठीक कर लिया। अब रेक्टिफाई जब कर लिया ना, उसके 5 साल के बाद आपको डीवीआर इशू कर सकते हो आप। नहीं आ रही मेरी बात समझ आ रही है? आसान है यार, बहुत आसान है, ध्यान से पढ़ोगे अगर तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो एक दो बार देख लोगे तब भी आपको याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है जी। चलो आगे देखो। लास्ट कंडीशन क्या है हमारी? कंपनी को पेनल्टी ना लगाई हो। किसने पेनल्टी ना लगाई हो? कोर्ट ने और एनसीएलटी ने। एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी क्या होता है बेटा? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने पेनल्टी ना लगाई हो। कब? इन द फॉलोइंग एक्ट, नीचे लिखे हुए एक्ट में, इन द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों में। अच्छा कौन कौन से एक्ट है? देखो पहला लिखा आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेबी एक्ट, सेबी तो आपको पता ही होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद लिखा है हमारा एससीआरए। इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा, ये एक मिनट, ये ठीक नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं, ऐसे समझ लो। एससीआरए क्या होता है बेटा? एससीआरए का मतलब होता है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। उसके बाद फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, या फिर एनी अदर स्पेशल एक्ट, किसी और स्पेशल एक्ट में, अगर इन पांचों में से किसी भी एक्ट में आपको कोर्ट और एनसीएलटी ने पेनल्टी लगाई है लास्ट 3 इयर्स में, तब भी आप डीवेयर वाली इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई तुम्हारे? 4 साल पहले लगाई थी तो कर सकते हो, 5 साल पहले तो कर सकते हो, लेकिन पिछले 3 सालों में लगाई है, पिछले साल लगाई है तो नहीं कर सकते। नहीं आ रही बात समझ? ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है, 8 के 8 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 2 या 3 क्लासेस लगेंगी हमें ये रिवीजन करने में, ये हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? आप सारी वीडियोस देखोगे आपको 100% कवर हो जाएगा, आप पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी और बुक से, किसी मॉड्यूल से, कहीं से भी नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, हमने समझ में आ गया शेयर क्या होता है। 2 तरह के शेयर थे, इक्विटी और प्रेफरेंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, शेयर क्या प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा क्या शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं? शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस ऑल्सो, ठीक है। अब देखो बेटा, क्या प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकते हैं? कर सकते हैं, सेक्शन नंबर 52 लगता है। डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, सेक्शन 53 लगता है, पढ़ेंगे एक करके। देखो जी, अब क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो मुझे बताओ, पहले हम प्रीमियम पढ़ लेते हैं। सेक्शन 52 लगता है, प्रीमियम का मतलब होता है फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू करना। फेस वैल्यू मैक्सिमम 10 रुपीज हो सकते हैं किसी भी शेयर की, ठीक है। अब उसके ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर, नॉमिनल वैल्यू के ऊपर आप एक शेयर पे कितना चार्ज करते हो उसको प्रीमियम बोला जाता है, ठीक है। जैसे फेस वैल्यू एक किसी शेयर की 10 रुपए, उस पर प्रीमियम लगाया हुआ है 90 रुपए, टोटल कितने का हो गया? 100 रुपए का शेयर हो गया। तो बेटा ये जो 90 रुपीज है ये प्रीमियम है। क्या है? ये प्रीमियम। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये जो फेस वैल्यू का अमाउंट होता है ना, ये कैपिटल का पार्ट होता है, कहाँ जाता है? ये शेयर कैपिटल में चला जाता है। और जो ये प्रीमियम का पार्ट होता है बेटा, वो कहाँ जाता है? ये जाता है हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। कहा जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाता है। बात समझ में आ गई बेटा? बिल्कुल समझ में आ गई। दूसरा देखो, क्या हम डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हैं? हम डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? डिस्काउंट पे शेयर इशू हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर आप, अच्छा डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू से नीचे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो प्रीमियम 90 रुपए मैंने चार्ज किया था यहाँ पे, क्या मैं प्रीमियम कम कर सकती हूँ? हाँ मैं प्रीमियम कम कर सकती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मैं फेस वैल्यू के नीचे नहीं जा सकती यार, मैं 10 रुपए से कम नहीं कर सकती शेयर। ये याद रखना, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। जब मैंने फीस फेस वैल्यू से ना शेयर नीचे कर दिया, उसको डिस्काउंट बोलेंगे। मैंने प्रीमियम कम कर दिया, वो डिस्काउंट नहीं है। जब मैंने फेस वैल्यू से अमाउंट कम करा, उसको डिस्काउंट बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कंपनीज एक्ट सेक्शन 53, ये बोल रहा है कि कंपनी फेस वैल्यू से कम पे शेयर इशू नहीं कर सकती, प्रीमियम पे तो कम कर सकती है, सही है ना? तो यही बोल रहा है, कंपनी शेयर होल्डर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती शेयर, मतलब लेस देन फेस वैल्यू नहीं कर सकती। लेकिन 2 एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू इक्विटी, अगर कंपनी लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकती है डिस्काउंट पे शेयर इशू। और जब कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है तब भी कर सकती है। समझ में आ गई? स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है भी देखते हैं, आगे आएगा। यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट इज इशू ऑफ शेयर्स एंड प्रीमियम। इशू, अगर आपको क्लासेस लेनी है बेटा, 1-to-1 सेशन लेने हैं, अगर आपने टाइम टेबल बनाना सीखना है तो आप मुझे
कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम कैश पे शेयर इशू कर सकते हैं? मतलब कंपनी शेयर देगी और शेयर होल्डर क्या देगा? कैश। बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम काइंड पे कर सकते हैं? काइंड का मतलब क्या है कि कंपनी शेयर देगी और बदले में शेयर होल्डर में वो काइंड देगा, कोई चीज देगा, कोई प्लांट एंड मशीनरी देगा, कोई और चीज देगा। समझ आ रही है बात मेरी? यस। कह रहे दोनों अलाउड है। आप कैश में भी शेयर इशू कर सकते हो, आप काइंड में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो मतलब अब एक बात बताओ, मैंने अभी आपको बताया था कि जो पांच, जो ये देखो 10 रुपए फेस वैल्यू है ना, और ये जो 5 रुपए प्रीमियम है कहाँ चला जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाता है। क्लियर है? ये तो हमें पता ही है। ये ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे, यूजेस और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अच्छा यार एक बात बताओ, जो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा रेज कर, मतलब हमने प्रीमियम पे शेयर इशू करके पैसा रेज करा, जो मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर पैसा आया, वो हम पैसा कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? कह रहा है यार कि आप ना 6 जगह इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अलावा कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते। 6 जगह क्या है? बाय बैक ऑफ शेयर सेक्शन 68, दूसरा बोनस सेक्शन 63, तीसरा, तीसरा क्या है? राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कंपनी के बनने से पहले के खर्चे हैं। ठीक है। फोर्थ क्या लिखा है? फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स। मतलब प्रीमियम दे रहे हैं किस पे? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर पे। ठीक है। उसके बाद फॉर प्रोवाइडिंग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। जब हम क्या करते हैं, इशू करते हैं शेयर और डिबेंचर, डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए भी ये पैसा यूज हो सकता है। ठीक है। उसके बाद राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन, जब हम अंडर राइटर को कमीशन देते हैं तब ये पैसा यूज कर सकते हैं। कौन सा पैसा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर जो मेरा पैसा पड़ा है। समझ में आ गई बेटा बात यहाँ तक? बिल्कुल समझ में आ गई हमारे। अच्छा एक बात बताओ, जो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है, अगर वो मैंने ये 6 जगह के अलावा कहीं और यूज कर लिया तो क्या होगा? तो बेटा सेक्शन 66 लग जाएगा, और वो क्या बोलेगा कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा होता है ना, वो कैपिटल का ही पैसा होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट ओनली, ऑफ द शेयर कैपिटल ओनली। तो मैंने अगर इन 6 जगह के अलावा कहीं और मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट यूज कर लिया, तो वो माना जाएगा रिडक्शन ऑफ कैपिटल। क्या माना जाएगा? वो रिडक्शन ऑफ कैपिटल माना जाएगा, और मेरे को एनसीएलटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं ये 6 जगह यूज करूंगी तो मेरे को एनसीएलटी की अप्रूवल की कोई भी जरूरत नहीं है। नहीं आ रही तुम्हारी बात समझ में? अगर इन 6 जगह के अलावा कहीं और यूज कर लोगे तो क्या मान लिया जाएगा? वो रिडक्शन ऑफ कैपिटल, आपको एनसीएलटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई बेटा यहाँ तक? बोलो बोलो, समझ में आ गई नहीं समझ में आई? बिल्कुल हमें समझ में आ गई, हम तो बहुत होशियार हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ छोटा सा, ये देखो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, आप इसका आंसर लिखो। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दिखा सकते हो, या फिर आप मुझे पर्सनली अगर पूछना चाहते हो कि इसका आंसर सही है गलत है, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप कमेंट में करो, मैं आपको बताऊंगी मेरे से कांटेक्ट कैसे करना है। ठीक है जी। अब आज के लिए हमने जितना करा है उसको रिवाइज करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।